नमस्कार दर्शकों। वाराणसी में मां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ के संभावित स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडीएम फाइनेंस डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में बाढ़ की स्थिति क्या है। नमस्कार। जैसा कि आप जानती हैं कि जनपद वाराणसी में प्रमुख रूप से 3 नदियां हैं, गंगा नदी है, वर्णा नदी है और असी नदी है। यहाँ पर 2 नदियों में प्रमुखतया बाढ़ आती है, वो है गंगा नदी और वर्णा नदी। वर्तमान में जनपद वाराणसी में बाढ़ की कोई भी स्थिति नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो बाढ़ का जो चेतावनी बिंदु है और जो खतरे का बिंदु है वहाँ तक भी अभी पानी नहीं आया हुआ है। यहाँ पर चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है और जो खतरे का बिंदु है वो 71.26 है। तो ऐसे में और जो वर्तमान की स्थिति है उसमें 61.06 है, मतलब 9 मीटर कम है अगर वो चेतावनी बिंदु से देखा जाए, और अगर खतरे के बिंदु से देखा जाए तो 10 मीटर पानी कम है। अभी तो पानी मतलब बाढ़ के आने की कोई भी संभावना नहीं। बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, बाढ़ जब आता है तो अचानक से आता है, क्योंकि नदियों का तल जो है लगातार अन्य नदियों के फ्लो और बारिश के कारण और सभी कैचमेंट एरिया का एक दूसरे से मिले होने के कारण, जिसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन ये सब नदियां हैं, इनका फ्लो जब एक साथ बढ़ता है और जब पानी होल्ड होता है जनपद वाराणसी के लिए आगे चल करके, यानी बलिया और जो प्रयागराज में पानी होल्ड होता है, उससे गंगा का जल जो है यहाँ जनपद वाराणसी में बढ़ता है। तो ऐसे में हम लोग पहले प्री प्लानिंग करते हैं। उसका आशय ये हुआ कि बाढ़ तो आपको घटनाक्रम होते हुए दिखता है, लेकिन बाढ़ आने से पहले हर विभाग की हम लोग तैयारियां करते हैं। स्टीयरिंग कमेटी होती है जो जनपद स्तर पर होती है, उसमें सभी विभागों के लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं छोटे में बताना चाहूँगा आपको, जैसे पशुपालकों के लिए हमारी तैयारी होती है पूरे सीबीओ के माध्यम से, चीफ वेटनरी ऑफिसर साहब के माध्यम से हम लोग कितने पशु हैं, खुरपका, मुंहपका या जहाँ भी वहाँ पर उनको जो भी मतलब इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाने हैं वो बाढ़ से पहले हम वहाँ लगवा देते हैं। इसी प्रकार से जिन एरिया में बाढ़ आती है वहाँ पर सीएमओ साहब की टीम भेज करके वहाँ पर गोलियों को बंटवाते हैं, ताकि वहाँ पर पानी के प्यूरिफिकेशन की समस्या न आए। और लोगों के हेल्थ का पहले हम टेस्ट कराते हैं, कौन सी वहाँ कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं। तो ये प्लानिंग आपको दिखती नहीं है, कि ये दिखती तब है जब बाढ़ आती है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो 20 अप्रैल वो पहला दिन था जब हमने बाढ़ की तैयारी 2026 के लिए किया है। तो प्री प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है, यानी पहले का वो भाग जिसमें हम बाढ़ को नियंत्रित करने की पूरी प्लानिंग करते हैं। बाढ़ एक घटना मात्र है, वो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए आती है, लेकिन उसकी तैयारी वास्तव में प्रशासन महीनों और 6 महीनों में करता है, ताकि जो इम्पैक्ट है, बाढ़ के जो खतरे हैं, बाढ़ के संभावित जो इम्पैक्ट लोगों पर पड़ते हैं वो कम पड़े। ये पूरा प्रशासन का ये मतलब इसका मतलब रणनीति होती है जिसके तहत हम काम करते हैं। और एक और बात है, बाढ़ की प्लानिंग के लिए मल्टी लेयर प्लानिंग है। इसके लिए हमारे पास मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एसडीएमए है हमारे पास। एसडीएमए के अलावा हमारे पास शासन स्तर पर रिलीफ कमिश्नर साहब की पूरी जो टीम है, उनका कार्यालय है, स्वयं रिलीफ कमिश्नर महोदय और प्रमुख सचिव राजस्व महोदया। ऐसे ही जनपद स्तर पर एक जो होता है डीडीएमए होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको जिलाधिकारी महोदय हेड करते हैं, यहाँ के कमिश्नर महोदय और हम लोग पूरी टीम जो है, पूरे राजस्व की अन्य विभागों की टीम मिलकर के किसी भी आपदा का हम लोग जो है पूरा फ्रेमवर्किंग करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, मिटिगेशन के लिए हम लोग उसके प्लान बनाते हैं और कम से कम इम्पैक्ट हो इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। तो आपदा जैसी दिखती है, जो प्लानिंग होती है, ये बहुत एक जो है ऑर्गेनाइजेशनल होल की तरह होता है और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो लगातार उसमें काम करते रहते हैं। सर, जो फसल बर्बाद हो जाते हैं, नुकसान होते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, हम लोग इनपुट सब्सिडी देते हैं और हमारे पास पूरी मैकेनिज्म है, मॉडलिटी है। हमारा तहसील प्रशासन और जो जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश है, किसी की 1 इंच ज़मीन भी अगर
बारिश से प्रभावित होती है, कटान से प्रभावित होती है, तो हमारे पास जो आपदा का जियो है उसमें हम उस जियो के तहत जो है नियमानुसार कटान के लिए अलग पैसा देते हैं, फसल क्षति के लिए अलग पैसा देते हैं। तो हर प्रकार से हम करते हैं। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से आपदा से डेथ होती है, चाहे वो डूबने से डेथ होती है, चाहे लाइटनिंग से डेथ होती है, आपको पता है कि 4 लाख रुपए हम लोग उसमें भी देते हैं। तो हर प्रकार से आपदा में केवल लोगों को आपदा से निजात ही नहीं देना है, उन सब 3 पार्ट है उसके। उनको सबसे पहले रेस्क्यू करते हैं हम, रिलीफ देते हैं और रिहेबिलिटेट करते हैं। ये तीनों काम हम करते हैं। और आपदा को अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, प्री प्लानिंग करते हैं, ड्यूरिंग प्लानिंग करते हैं, आफ्टर प्लानिंग करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं हम प्री प्लानिंग करते हैं, और ड्यूरिंग प्लानिंग में सारी एजेंसी, सारे मैकेनिज्म, सारे मॉडलिटीज़ को एक साथ लेकर के हम फील्ड में उतरते हैं और आपदा के लिए अधिकतम प्रयास करते हैं कि जनता हमारी सुरक्षित रहे। और जब ये आपदा ख़त्म हो जाती है तो हम रिहेबिलिटेशन का भी काम करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज हो जाता है, जिनके ऊपर ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है, उन सभी लोगों के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। चाहे वो विद्युत के खंभे हो, चाहे सड़क का पुनः निर्माण हो, चाहे हमें लोगों के घर का क्षति हो तो उनको हम पुनः पैसा दे करके उनको उनके घर को बनाने, मरम्मत करने का सारा काम करते हैं। एक ही समय आपदा नहीं होती है, आपदा के आफ्टर मैथ को भी हम लोग ठीक प्रकार से कैटर करते हैं। सर, गंगा के घाट किनारे जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, इसको देखते हुए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं? देखिए, किसी भी आपदा में जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कैपेसिटी बिल्डिंग है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में, कैपेसिटी बिल्डिंग पर लगातार काम हो रहा है। चाहे वो NRLM की महिलाएं हो हमारी, चाहे हमारे उसमें जो हमारे अन्य लोग हैं, चाहे अन्य विभाग हो गए, चाहे हमारे आपदा मित्र हो गए, हम खूब अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। और हम इसमें चाहते हैं कि लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और उनको हम ट्रेन कर पाएँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, हम स्कूल के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम टीचर्स को तैयार कर रहे हैं, हम सारे विभागों को कर रहे हैं। तो पहला काम हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो गंगा की घाट आपने बताया है, वहाँ पर हम लोगों ने PA सिस्टम लगाया हुआ है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि गंगा के 84 घाट हैं आपके यहाँ, उन 84 घाटों में हम लोगों ने ये देखा है कि 14 ऐसे घाट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर डूबने का खतरा है। उन 14 घाटों पर हम लोगों ने एक फ्लोटिंग बैरियर भी लगाया हुआ है। तो कई तरह की व्यवस्थाएं हैं कि लोग पानी में न उतरें। और हम ये आपके माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि जो जहाँ तक पानी की सीमा लोग जाने कि जहाँ तक सुरक्षित है, वहीं तक वो जाकर के वहाँ स्नान करें, उसके इतर नहीं जाना चाहिए। जान से बढ़कर के, ज़िंदगी से बढ़कर के कुछ नहीं है, इसलिए जहाँ सुरक्षित घाट हैं वहीं पर लोग स्नान करें। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, और यह बताना पब्लिक डोमेन में अति महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा मैं एक आंकड़ा देता हूँ कि जो आप आश्चर्य में लगेगा आपको। बाढ़ के टाइम में सबसे कम डेथ होती है पानी में डूबने से, सबसे ज़्यादा डेथ होती है लोग पानी में जब घुसते हैं और जब सोचते हैं कि वो सुरक्षित है, वास्तव में वो सुरक्षित नहीं होते हैं, असुरक्षित होते हैं। और ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं जिन घाटों को, जिन जगहों को हम लोगों ने ऑलरेडी जो है चिन्हित कर रखा है, ऐसी जगहों पर जाकर के स्नान करें जो चिन्हित है। साथ ही साथ जो हमारे पेरेंट्स और गार्जियंस उस समय आते हैं, उनको देखना चाहिए कि बच्चा कहीं गहरे पानी में न उतरे। और ये अगर सबका सामूहिक प्रयास हो, जो वहाँ हमारे नाविक हैं, जो हमारे वहाँ NDRF है, SDRF है, जो हमारी टीमें हैं, वो लगातार वहाँ प्रचार प्रसार करती है, वहाँ उनको एजुकेट करती है, उनसे आग्रह करती है, अनुरोध करती है, बावजूद उसके लोग गहरे पानी में उतर जाते हैं। तो मीडिया का इसमें रोल बहुत व्यापक हो सकता है। वो ये हो सकता है कि लोगों से जो हम आग्रह कर रहे हैं, जिला प्रशासन, पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो आग्रह कर रहा है कि उन्हीं सुरक्षित स्थानों पर लोग स्नान करें जहाँ पर सुरक्षित घाट बने हुए हैं, और लोग जो वहीं तक जाए जहाँ तक पानी का तल उनको पता हो। जनपद वाराणसी में 70-80 लोग एक साल में केवल डूबने से डेथ होती है। ये कितना हृदय विदारक है। अगर ये पूरा आंकड़ा देखेंगे तो सभी प्रकार की आपदाओं को मिला करके डूबने का आंकड़ा ज़्यादा है। जो श्रद्धालु आने वाले हैं सावन के महीने में बाबा का दर्शन करने के लिए, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? काशी की नगरी में मैं उनका स्वागत करता हूँ। दूसरा ये है कि आएँ और वो ठीक प्रकार से दर्शन भी करें, घाटों को भी देखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो घाटों के
असुरक्षित जगहों पर न जाए। साथ ही साथ जिनको जिला प्रशासन से भी संवाद करना चाहिए और उनको जहाँ-जहाँ घाटों पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या लिखे गए हैं या जो प्रसारित किए जाते हैं पब्लिक जो वो अवेयरनेस सिस्टम है उस पर ज़रूर ध्यान दें। और मैं ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि बाढ़ के टाइम में वो स्नान करने से असुरक्षित घाटों पर बचें और जहाँ पर सुरक्षित घाट हों, जहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात हो और जहाँ उनको स्नान करने के लिए घाट तैयार करके दिए जाते हैं, वहीं पर वो स्नान करें, ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। और ऐसा करने पर उनकी जान माल की सुरक्षा भी रहेगी और पूरी तरीके से वो सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।